मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी व्याकरण, फर्स्ट चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये चैप्टर मैंने आपको अगले वीडियो में समझाया था। और इस चैप्टर के आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न जो है वो हम करेंगे, वो है पेज नंबर 7 पर और पेज नंबर 8 पर। ठीक है, सबसे पहले है आओ अभ्यास करें। अभ्यास प्रश्न में है आओ अभ्यास करें, सही विकल्प चुनिए। इसमें क है, नंबर क पर है हमारे देश भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहले भी पूछा है हमारे देश भारत को कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले आपके विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 14, 14, तीसरा विकल्प है 17 और चौथा विकल्प है आपके 22। तो आपके सही होगा 22। हमारे देश में संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आपको नंबर 4 वाले विकल्प पर राइट लगाना है। उसके बाद में है क नंबर पर है आपके किस भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या उपयुक्त सभी। तो आपको नंबर 3 पर सांकेतिक भाषा पे टिक लगाना है। उसके बाद में है ग, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। ये तो आपको आता है, 3 विकल्प है इसमें, रोमन, देवनागरी या गुरुमुखी। आपको नंबर 2 वाला विकल्प है, उस पर आपको राइट लगाना है देवनागरी, क्योंकि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। उसके बाद में है आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में सबसे पहला है भाषा शब्द। फिर आपके रिक्त स्थान दिया हुआ धातु से बना है। तो आपको लिखना है भाषा शब्द भाष धातु से बना है। क्या है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है। ठीक है। उसके बाद में है आपके वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार में सीखता है उसे, उसके बाद में फिल्म दिया कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है? मातृभाषा, जिससे बच्चा अपने परिवार में रहकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपके तीसरा भारत की राष्ट्रभाषा, फिल्म है, आपको आता है ये हिंदी। क्या है? हिंदी। ठीक है। उसके बाद में है आपके व्याकरण के रिक्त स्थान दिया हुआ अंग है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3। व्याकरण के अंग है 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। 3 अंग होते हैं, मैंने समझाया था उस दिन आपको। उसके बाद में है आपके सही कथन के सामने राइट का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। ये आपको आते हैं। पत्र पत्रिका लिखित भाषा के उदाहरण है, बिल्कुल सही, राइट का निशान लगाना है। बोली का अपना लिखित साहित्य होता है, नहीं, इस पर रॉन्ग लगाना है। फिर है नंबर ग पर है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, बिल्कुल सही, राइट का निशान लगाना है। उसके बाद में है ग, भाषा की व्यवस्था और नियमों को लिपि कहते हैं, नहीं, इस पर आएगा रॉन्ग, गलत है, व्याकरण कहते हैं। उसके बाद में है नंबर 4 पर है लिखित, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है वर्ण विचार। तो इसमें आपको लिखना है पेज नंबर 7 पे दिए हुए हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आपको इन तीनों के पॉइंट लिख के लिखना है। सबसे पहले लिखना है वर्ण विचार में व्याकरण के इस भाग में वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। इसमें शब्द की रचना वर्णों से होती है, इसलिए
वर्णों का आकार और उच्चारण सभी इसी के अंदर किया जाता है। वर्ण विचार के अंदर वर्णों का उच्चारण, वर्णों का आकार और वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। ये बातें आपको इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद में आपके है शब्द विचार। शब्द विचार भी आपके इसी के नीचे है, पेज नंबर 7 पर ही है। इस पाठ में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग व वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है और शब्दों का निर्माण और शब्दों का विकास भी इसी के अंदर होता है। उसके बाद में है वाक्य विचार। वाक्य विचार में है आपके वाक्य, इसी पेज नंबर 7 पर ही है, इसी के नीचे है। व्याकरण के इस भाग में वाक्यों की रचना, प्रकार आदि की जानकारी की जाती है और इसमें ये भी आप लिख सकते हैं क्रम वाक्यों को इसमें क्रमबद्ध समूह में रखना, जिससे पूरी बात आपको समझ में आ जाए। इसी इसके अंदर वाक्य के में किया जाता है, वाक्य विचार के अंदर किया जाता है। वाक्यों की रचना कैसे की जाती है, मेन चीज में सिखाई जाती है ताकि वाक्य आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले प्रश्न है आपके, भाषा के रूपों को उदाहरण सहित समझाइए। भाषा के कितने रूप होते हैं? मैंने आपको बताया था, चैप्टर समझाया था उस दिन। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि उनका उदाहरण सहित समझाना है। इसका एक एक उदाहरण भी आपको देना है। आपके पहला है मौखिक भाषा, पहले आपको उदाहरण सहित समझाना है। पहले आपको मौखिक भाषा के बारे में लिखना है, फिर उसका एक उदाहरण भी देना है। तो आपको लिखना है पेज नंबर 5 पे है, मौखिक भाषा हेडिंग डला हुआ है। ये पूरी दोनों लाइनें आपको लिखनी है। जब हम मुख से बोलकर अथवा कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। और इसका उदाहरण है जैसे स्कूल में बच्चा बोलकर प्रार्थना करता है, तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। जैसे करके दिया हुआ ये उदाहरण में आता है, ठीक है। ये मौखिक भाषा वाला हो गया। अब दूसरा है लिखित भाषा, इसी में देना है आपको लिखित भाषा वाला हेडिंग डालना है। उसके बाद में जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। और आपको इसका उदाहरण देना है, अध्यापक महोदय ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाते हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। जो लिख कर समझाता है लिखित भाषा का हो गया। उसके बाद में आपको देना है सांकेतिक भाषा का। तो सांकेतिक भाषा में जिस बात को संकेतों द्वारा किसी को समझाया जाता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और आपको एक उदाहरण देना है, जैसे चौराहे पर सिपाही द्वारा वाहनों को रोकने का संकेत, अध्यापिका द्वारा मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को चुप करने का संकेत आदि, ठीक है। इतना ही लिखना है। ये हो गया प्रश्न नंबर 1 है, जो है क है, भाषा के रूपों को उदाहरण सहित समझाना है। तो ये तीनों ही है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, और साथ में इसके उदाहरण दिए हुए हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। उसके बाद में राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा आपके पेज नंबर 5 पर दिया हुआ है, राष्ट्रभाषा वाला हेडिंग डाला हुआ है। उसमें लिखा हुआ है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा जो राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। आपको इतना ही लिखना है। पेज नंबर 5 पर है, राष्ट्रभाषा वाला है, हेडिंग डला हुआ है। सबसे लास्ट संवैधानिक मान्यता प्राप्त राष्ट्र जो भाषा जो राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली व तथा समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में है नंबर 3 है ग, भाषा और बोली में क्या अंतर है? आपको भाषा और बोली में अंतर बताना है। ये पेज नंबर 6 पे है आपके, भाषा और बोली में अंतर। तो भाषा और बोली में अंतर आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला अंतर है भाषा का
क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का लिखा हुआ है सामने। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है, यानी कि भाषा का क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र है छोटा होता है। क्षेत्रीय रूप होता है यानी कि बहुत ही कम जगह पे बोली जाती है। इसका प्रभाव क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। इसका प्रभाव जो है भाषा की अपेक्षा सीमित होता है, बिल्कुल सीमित होता है। अब सेकेंड है आपके भाषा में साहित्य की रचना होती है और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। उसके बाद में है भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है और बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष में जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है परस्पर। उसके बाद में है आपके ग, लिपि किसे कहते हैं? लिपि वाला इसी के नीचे है, पेज नंबर 6 पर ही है लिपि। प्रत्येक भाषा में लिखने के कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। आपको इसका उत्तर इतना ही देना है। उसके बाद में आपके पूछा है लास्ट प्रश्न है व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये आपको पहले पूछा है व्याकरण किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है पेज नंबर 7 पर है। आप ये लिख सकते हैं वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाए व्याकरण कहलाता है। इतना ही लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई भाषा व्याकरण से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है वह व्याकरण कहलाता है। यही लाइन आपको इसमें लिखनी है। अब व्याकरण के कितने अंग है ये भी पूछा है। व्याकरण के 3 अंग है, इसी के नीचे दिया गया है। व्याकरण के 3 विभागीय अंग माने जाते हैं। आपको ऐसे लिखना है व्याकरण के 3 अंग है। कितने अंग लिखते हैं पूछा है, 3 अंग है। और लिखिए, तो ये आपको नाम लिखने हैं तीनों के, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।